राइट बेंड हो जाता है। तो लाइट के पाथ पे जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसके कारण जो बेंडिंग होता है उसको डिफ्रैक्शन कहते ना, बड़ा ऑब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं, बड़े ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, उल्टा बोल रहे हो। सर हैं। सर इसे छोटा जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल जिसका हो, हाँ कंपेरेबल होता है तो आता है, तो फिर क्या होता है उससे? तो उसमें लाइट का जो बेंडिंग होता है, लाइट का बेंडिंग, तो बेंडिंग होने से फिर क्या हो जाता है? कुछ होता होगा ना बेंड होने से। बेंड होने से ऐसे कैसे पता चलेगा लाइट घूम रही, मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? उसके बेंड होने से क्या होता है? तो देखो पहले, हाँ स्प्रेड नहीं, वो तो स्कैटरिंग अलग होता है, वो स्कैटरिंग फेनोमेनन होता है। स्प्रेड ठीक है, स्प्रेड नहीं, उसको देखो होता क्या। जैसे अभी हम लोग देखे थे यंग डबल स्लिट वाले में, क्या देखे थे? यंग डबल स्लिट वाले में जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स था और फिर यहाँ एक लाइट का सोर्स था और इससे लाइट इस तरीके से आ रही थी और ये यहाँ पे क्या था, स्क्रीन था। तो ये जो बीच में, जैसे ये जो कार्डबोर्ड का पार्ट था, ये वाला पार्ट जहां से लाइट मान लो इस तरीके से स्लिट बना हुआ था, इस तरीके से स्लिट बना हुआ था, तो ये जो बीच वाला पार्ट था, ये बीच वाला पार्ट से लाइट पास कर रही थी क्या? स्लिट S1 और स्लिट S2 के बीच वाला जो पार्ट था, जो कि ओपेक पार्ट था, इससे तो लाइट नहीं पास कर रही थी ना। नो सर। तो इससे अगर लाइट नहीं पास कर रही थी तो इतने दूर पे, जैसे यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ, इतने दूर पे उस ओपेक पार्ट का शैडो बनना चाहिए था कि नहीं? यस सर। शैडो बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ लाइट वाला पार्ट था, मतलब यहाँ लाइटेड था, फिर यहाँ ब्राइट था, यहाँ लाइट था। तो यही जो बना, ये किसके कारण बना? तो ये इसलिए बना कि देखो जब यहाँ पे लाइट के निकलने का रास्ता था तो लाइट यहाँ से ऐसे ना निकल के लाइट यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, यहाँ से लाइट ऐसे ना निकल के यहाँ से घूम के यहाँ आ गया। तो यही जो लाइट यहाँ से मुड़ गया, यही जो लाइट यहाँ से मुड़ गया और स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं किया, यही जो मुड़ने का जो फिनोमिनन होता है, इसी फिनोमिनन को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। इनफैक्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये डिफ्रैक्शन फिनोमिनन भी हो रहा है, लेकिन वहां डोमिनेंट जो होता है, इंटरफेरेंस डोमिनेंट होता है, इसलिए उसको हम पढ़ते हैं। तो डिफ्रैक्शन इन जनरल वेव की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी तरह का जो वेव होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो डिफ्रैक्शन को डिफाइन किया गया कि जब भी कोई वेव चलता है, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट गलत है क्या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वो गलत है? गलत नहीं है, बता तो रहे हैं, सुनो ना, बता रहे हैं, तो समझा रहे हैं कि गलत नहीं है वो डिफाइन। अब मान लो यहीं पे क्या होता, ये जो तुम स्लिट लिए हो, ये जो तुम स्लिट लिए हो ना, इसी को तुम थोड़ा बड़ा कर देते, जैसे मान लो इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर देते, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा तुम गैप कर देते, तो उस केस में क्या होता, उस केस में इसकी शैडो यहाँ बनती। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? वो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। इसमें भी बेंडिंग हो रहा होता, इसमें भी बेंडिंग हो रहा होता, इसमें भी बेंडिंग हो रहा होता, लेकिन इस बेंडिंग को तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो जब भी कभी लाइट, ध्यान देना, जब भी कभी लाइट किसी ऐसे रास्ते से गुजरता है, जब भी किसी लाइट किसी ऐसे रास्ते से गुजरता है जहां उस रास्ते में उसे कोई क्या मिले, गैप मिले, जिस गैप की विड्थ अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, जिस गैप की विड्थ अगर लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल है, या रास्ते में कोई उसको रुकावट या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट मिल जाए और उस ओपेक ऑब्जेक्ट का साइज उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो वहां पे ये फिनोमिनन हमें देखने को मिल जाता है। वहां पे बेंडिंग तो हो रहा होता है, लेकिन बेंडिंग, अब जैसे मान लो लाइट जो है, इसको इस तरीके से लो कि यहाँ पे एक गैप था, यहाँ पे गैप था, तो यहां से लाइट कुछ इस तरीके से आ रही थी। देखो यहां हम दिखा रहे हैं, लाइट को आना था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आना था, लेकिन वो जो है हल्का सा, बहुत हल्का सा अपने रास्ते से हल्का सा बेंड हो गई। ये हल्का सा बेंड, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, ये हल्का सा बेंड हो गई। अब इतना पूरा बेंड होता तो तुम्हें दिखता कि नहीं दिखता?
यहाँ तक अगर यस सर दिखता है। दिखता, लेकिन यही बेंडिंग अगर बहुत हल्की बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रही है तो क्या वो हमें दिखेगा? नो सर नहीं दिख रहा। लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? लाइट का वेवलेंथ जो है, लाइट का वेवलेंथ है वो मान लो जो विजिबल है 400 400 नैनोमीटर से लेकर 8000 या 7000 एंगस्ट्रॉम हम लोग मानते हैं। तो मीटर का उस पार्ट में हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पे निर्भर करता है। तो यही ये जो मान लो ये गैप था, ये गैप की विड्थ जितनी कम होगी उतना बेंडिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और जितनी अधिक ज्यादा होगी उसमें फिर बेंडिंग नहीं होगा। उसी तरह लाइट अगर आ रहा है, लाइट आ रहा है, उसके सामने में तुम कुछ रख दो, ऑब्स्टेकल रख दो। जैसे मान लो लाइट आ रहा है, उसके सामने हम मार्कर रख दिए और सामने स्क्रीन रख दिए, तो अगर मार्कर का साइज ज्यादा है तो जितना बड़ा मार्कर उतना बड़ा शैडो बनेगा। लेकिन अगर ये काफी कम साइज का होगा तो मान लो इतने में शैडो बनना था, तो यहाँ से लाइट और यहाँ से लाइट बेंड हो जाएगी और फिर कम शैडो बनेगा। ये डिपेंड करता है कि स्क्रीन भी कितनी दूरी पर रखे हो, इस पर डिपेंड करता है। तो इन जनरल तुम्हें डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ये समझना है कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं, डिफ्रैक्शन किसी वेव का फिनोमेनन होता है। और ये समझना है कि जब भी वेव ट्रेवल करती है और रास्ते में उसे कहीं कोई शार्प एज मिल जाए, मतलब कि अचानक से मुड़ना पड़ जाए, शार्प एज मिल जाए या फिर गैप मिल जाए, उस गैप के थ्रू जब वो पास करती है या कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उस ऑब्जेक्ट के किनारों से जब वो पास करती है तो वो मुड़ जाती है। अब ये बेंडिंग का फिनोमेनन वहां ज्यादा होगा, बेंडिंग का फिनोमेनन वहां ज्यादा विजिबल होगा जहां पे वेव की वेवलेंथ क्या हो, ज्यादा हो। साउंड की वेवलेंथ कितनी होती है? साउंड वेव की वेवलेंथ क्या होती है? एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, उसका तुम एक ऑर्डर बताओ ना, कितने में होता है? मीटर में होता है या फिर नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर में या किलोमीटर में होता है वो? साउंड की वेवलेंथ, साउंड की वेवलेंथ लाइट से ज्यादा होती है कि कम होती है? जो हम लोग है ना ये ऑडिएबल साउंड की बात करते हैं तो उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के वेवलेंथ से ज्यादा होती है कि कम होती है? ज्यादा होती है। ज्यादा होती है ना। साउंड की वेव जो हमारा रेडियो वेव साउंड वेव को ट्रेवल कराने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडियो वेव का सहारा या माइक्रोवेव का सहारा लिया जाता है। तो रेडियो और माइक्रो के रेंज में होता है, तो वो कुछ सेंटीमीटर से लेके मिलीमीटर माइक्रोमीटर तक होता है वो साउंड वेव। तो साउंड वेव की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसीलिए अगर वो बड़े बड़े रास्तों से भी होता है, बड़े बड़े ओपनिंग से या एज से गुजरता है तो वो आसानी से बेंड हो जाता है। और लाइट की वेवलेंथ क्योंकि कम होती है तो जब उसकी डिफ्रैक्शन फिनोमेनन देखनी है उसे स्मॉल अपर्चर से या फिर स्मॉल ऑब्स्टेकल उसके सामने आएगा, तब जाके वो बेंडिंग होता है उसमें। तुमने देखा होगा एक चीज, जब मान लो कि दिन के समय में धूप निकला रहता है और शाम वाम के टाइम या सुबह के टाइम में बादल उसके सामने में आ जाता है, तो बादल का जो किनारा है, बादल का किनारा बाकी पार्ट से ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। ये सर ये वाला दिखाई देता है, ऐसा है ना। तो वहां जो बादल में क्या होता है, बादल में तो गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं कि नहीं होते हैं? बादल में गैसेस मॉलिक्यूल, और गैसेस मॉलिक्यूल की साइज जो होती है कंपेरेबल ऑफ लाइट वेवलेंथ होती है, तो वहां भी डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हो रहा होता है। और वही किनारा जहां पे एज होता है, किनारे पे वो डार्क और ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न बनता है। वहां पे भी वहां भी डार्क और ब्राइट का पैटर्न बनेगा। तो वहां पे जहां बिल्कुल मुड़ गया उस इलाके में बिल्कुल ब्राइट का पैटर्न बनता है और वो किनारा ज्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है बाकी पार्ट से। तो वहां भी डिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हो रहा होता है। तो एक छोटा सा क्लिप है, इसको देख लो तो तुमको क्लियरली थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा। तो हम इसको शेयर कर रहे हैं। दिख रहा है सबको वीडियो? स्क्रीन पे सब लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, यस दिख रहा है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे तुमको समझाया गया है कि नॉर्मल डिफ्रैक्शन फिनोमेनन क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक कमरा दिखाया गया है, कमरा में एक जगह पे साउंड का सोर्स रखा हुआ है, ये साउंड का सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से साउंड निकलेगा और साउंड निकल के यहाँ आदमी है। तो मान लो कि
तुम्हारे घर में किसी और कमरे में अगर गाना बज रहा होता है तो वो तुमको भी सुनाई देता है, तो क्यों सुनाई देता है कि साउंड यहाँ से निकला, साउंड वेव निकला, यहाँ से जाते हुए पूरा का पूरा घूमते हुए इसके पास पहुंच गया। अब चूंकि साउंड की वेवलेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है, तो ये देख लो, ये जो ओपनिंग मिला, ये ओपनिंग है, ये काफी बड़ा ओपनिंग है। फिर यहाँ मान लो यहाँ पे ओपनिंग मिला, ये काफी बड़ा ओपनिंग है, तो यहाँ पे अगर ये घूम जाता है, बड़े ओपनिंग में घूम जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है उसमें। लाइट में भी सेम फिनोमिनन होती है कि ऐसा मान लो यहाँ पे हम बल्ब जला देते हैं, यहाँ हम बल्ब जला देते हैं, यहाँ पे मान लो लाइट बल्ब जला देंगे, तो मुझे इस बल्ब के कारण यहाँ रोशनी मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर कमरे में बल्ब जला हुआ है तो उस कमरे में बल्ब जो जला हुआ है उससे कमरे के बाहर, दरवाजे के बाहर रोशनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नो सर नहीं, अगर बंद है तो नहीं मिलेगा। बंद नहीं, खुला हुआ दरवाजा, बंद नहीं, खुला हुआ दरवाजा है, मिलेगी ना। तो मान लो कि यहीं पे हम लेते हैं कि यहाँ कहीं लाइट जल रहा है, यहाँ कहीं लाइट जल रहा है, तो मुझे यहाँ पे उस लाइट की रोशनी, जैसे लाइट यहाँ के आकर टकराएगी तो वो इस किनारे पे बेंड होके फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बेंड होके स्प्रेड हो जाएगी, तो उससे हमको रोशनी मिलती है। तो लाइट वेव हो चाहे साउंड वेव हो, दोनों में डिफ्लेक्शन फिनोमेनन होता है। इसी को एक स्मॉल क्लिप है, इसमें देख लो, थोड़ा बहुत और समझ में आ जाएगा, तो वॉच करो इसको। How can we hear sound when we cannot see the sound player? This is because the sound waves bend around the corners to reach our ears. This phenomenon of bending of waves around an obstacle in their path is known as diffraction. All types of waves exhibit this phenomenon. Observe the diffraction of water waves at a narrow slit placed on its path. देख रहे हो यहाँ पे, एक देख रहे हो कि यहाँ जो स्लिट है, जैसे ये पानी का वेव दिखाया गया है, ये तो ये स्लिट का ब्रिज जितना कम करेंगे उतना अधिक हमको डिफ्रैक्शन दिखेगा, और स्लिट का ब्रिज जब बढ़ा देंगे तो डिफ्रैक्शन कम दिखेगा। तो वही बात होती है कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है डिफ्रैक्शन। ये When the size of the slit is large, the diffraction of water waves is quite negligible. On the other hand, when the size of the slit is very small, we observe the diffraction of water waves very clearly. The diffraction of waves depends on its wavelengths. If the size of the obstacle or the slit is of the order of the wavelength of incident waves, then diffraction occurs. This condition is also applicable to light waves. The wavelength of visible light is in the range of 400 to 800 nanometer. Since the wavelength of visible light is much smaller than the dimensions of most of the obstacles it encounters, we usually do not observe any diffraction. If a screen is placed behind an opaque object, light from the point source travels in a straight line and forms a shadow on the screen. ये समझ में आया यस सर आया कि Yes, sir, यहाँ पे आया। लाइट सोर्स है, यहाँ पे लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ये लाइट सोर्स है, और यहाँ पे क्या रख दिया गया, एक ऑब्स्टिकल रख दिया गया। तो चूंकि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के हिसाब से हमको यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, लेकिन जब इसी के एज को हम अगर माइक्रोस्कोप से वॉच करेंगे, इतने को मैग्नीफाई करके देखोगे या इतने पोर्शन को मैग्नीफाई करके देखो, तो यहाँ तुमको दिखेगा कि लाइट यहाँ तक नहीं, ये इसके इस रीजन तक आ चुका होगा, अंदर तक कुछ आ गया होगा, और यहाँ भी क्या होगा, इसके इस रीजन तक, इसके अंदर तक कुछ आ गया होगा, इसके अंदर तक आ गया होगा, और फिर अंदर में डार्क ब्राइट इस तरह का पैटर्न बनता है। तो देखो आगे दिखाया गया है वो। But if we look at the shadow closely, we observe that no sharp boundary exists between the shadowed and the illuminated regions. The illuminated region above the shadow of the object contains alternate bright and dark fringes because of diffraction of. अब देखो यहाँ जो डार्क और ब्राइट बन रहा है, तो इसका पैटर्न और इंटरफेरेंस पैटर्न में तुमको क्या डिफरेंस दिख रहा है? सेम साइज का नहीं है सर। हाँ, इसमें सेम साइज का नहीं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नहीं बनता है। इसमें एक जो ब्राइट होता है वो सबसे अधिक इंटेंसिटी का होता है।
जैसे कि ये ब्राइट जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ब्राइट जो दिख रहा है, ये ब्राइट जो है ये सबसे अधिक इंटेंसिटी का, मतलब जो भी लाइट आ रही है और उसमें से अगर इंटेंसिटी I0 की बात करें तो इसमें समझ लो 80% to 90% इंटेंसिटी यहीं पे, और बाकी सब धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसको काफी हाई क्वालिटी ऑफ माइक्रोस्कोप से इसको एक्सपेंड करके दिखाया गया तो दिख रहा होगा ये। तो इसीलिए डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें इन जनरल नहीं ऑब्जर्व हो पाता है, लेकिन वो होता है, इसको लैब में एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है ये चीज। of light, and the pattern is called diffraction pattern. Let us now study diffraction of light at a narrow slit. समझ में आया? यस सर आया। ओके, तो चलो अब इसी को हम अपने तरीके से मैथमेटिकली अब देखते हैं अपने तरीके से। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखो ये डिफ्रैक्शन जो है, ये डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये एडवांस के सिलेबस में नहीं है। ये किस में ज्यादा है, तो ये CBSE का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये। उसके बाद नीट का भी फेवरेट है, एंड मेंस है ना, जेई मेंस उसी के सिलेबस में, क्योंकि जो CBSE का सिलेबस है वही नीट का है और मेंस का सिलेबस है। तो क्या क्या डिफाइन करेंगे डिफ्रैक्शन को? अगर डिफिनेशन पूछा जाए क्या डिफाइन करेंगे, तो डिफ्रैक्शन क्या बोलेंगे, बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव। जब ये इनकाउंटर करता है किसको, कोई बैरियर या ओपनिंग को इनकाउंटर करता है, तो वहां पे जो बेंड हो जाता है या फैल जाता है, उसी फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, तो चलो इसमें पूरा CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिखा देते हैं। तो लिखेंगे diffraction is the bending of waves from sharp edge or sharp edge of object or a small opening in their path। जब वेव के रास्ते में कोई शार्प एज आ जाए किसी ऑब्जेक्ट का या स्मॉल ओपनिंग आ जाए, तो वहां जो उसका बेंडिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये डिफ्रैक्शन होता क्या है, तो डिफ्रैक्शन अगेन क्या होता है, जो मल्टीपल वेव्स होते हैं वो वेव्स एक दूसरे से क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके सुपरइम्पोज करते हैं, और वही अलग अलग तरीके से सुपरइम्पोज करेंगे, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, और वहीं पे अलग अलग इंटेंसिटी जो होती है स्क्रीन पे हमें देखने मिलती है। तो इसमें हम लिखेंगे कि डिफ्रैक्शन, नेक्स्ट पॉइंट, diffraction results from the superposition of secondary wavelets originating from different part of same wave front। अब एक चीज और ध्यान रखना कि डिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, डिफ्रैक्शन फेनोमेनन को अकर करने के लिए, डिफ्रैक्शन फेनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, बोलो, अभी देखे हो ना, फॉर डिफ्रैक्शन क्या क्या, डिफ्रैक्शन टू अकर, तो क्या होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट
या फिर जो अपार्चर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ वेव होना चाहिए। फॉर डिफ्रैक्शन टू अकर, डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल, जो उसके रास्ते में रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल और ओपनिंग, अपार्चर ओपनिंग, ओपनिंग्स अपार्चर, ओपनिंग अपार्चर है ना, मस्ट बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ वेव। जो भी वेव की बात करेंगे, चाहे साउंड होगा तो साउंड वेव, लाइट होगा तो लाइट वेव, मतलब जो भी रास्ते में ऑब्जेक्ट आया उसकी लेंथ विड्थ जो भी है वो, या फिर जो यहाँ पे रास्ते में क्या आया, ओपनिंग आया, इस ओपनिंग की अपार्चर, जो इसका डायमीटर है या जो रेडियस है, ये वेवलेंथ के क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ठीक, तो डिफ्रैक्शन हर एक में होता है, चाहे वो मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल वेव हो, सब में होता है। अब इसमें तुमको एक दिया गया है, एक और फॉर्मूला है, तो इसको चाहो तो लिख लो कि डिफ्रैक्शन अगर हो रहा है, जैसे मान लो ये जो यस सर, हो गया। जैसे मान लो कि वेव्स कहीं से आ रहा है, जो भी वेव्स है कहीं से आ रहा है, ये वेव्स आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट से टकराया और बेंड हुआ, ये बेंड हुआ, तो ये फिनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए स्क्रीन को इससे कितनी दूरी पर रखेंगे ताकि हमको क्लियर कट डार्क और ब्राइट हमको दिखे। चाहे यहाँ रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल डाल दो या फिर रास्ते में कोई ओपनिंग डाल दो, तो यहाँ से, अब एक चीज ध्यान देना इसमें, एक चीज ध्यान देना, जैसे कि मान लो हम लाइट वेव की बात करते हैं, तो लाइट वेव अगर आ रहा है और इसके रास्ते में कोई एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो जब इसको हम स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका शैडो, इसकी जो लेंथ है उससे बड़ा दिखाई पड़ेगा कि छोटा दिखाई पड़ेगा? अगर डिफ्रैक्शन अकर कर रहा है तो ये मान लो इसकी लेंथ है 2 मीटर दिखाई पड़ेगा, है ना, 2 सेंटीमीटर का लेंथ है, तो इसका जो यहाँ शैडो बनेगा, वो शैडो का ये लेंथ 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो लाइट वेव आएगा ना, तो इस तरीके से इस रीजन में ऐसे बेंड होता है, और ये लाइट वेव जो है इस तरीके से इस रीजन में बेंड होता है, तो छोटा दिखाई पड़ेगा। लेकिन वही अगर ओपनिंग होगी, ओपनिंग यहाँ पे, ओपनिंग समझ रहे हो ना, यहाँ पे कोई खुला हुआ जगह है, अब तब लाइट वेव जब आता है तो अब यहाँ पे कैसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ जो इसकी साइज बड़ी दिखाई पड़ेगी, छोटी दिखाई पड़ेगी? इसका जो अपार्चर 2 सेंटीमीटर है उससे बड़ा दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लाइट वेव अब इस तरीके से बेंड हो जाएगा। समझ में आया? तो टेंडेंसी क्या होती है, किधर मुड़ने की? जिधर ऑब्जेक्ट का बाकी मटेरियल है उधर मुड़ने की टेंडेंसी होती है कि नहीं होती है? अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ये शार्प एज था तो बाकी मटेरियल इधर था तो इधर मुड़ गया, इधर शार्प एज था, बाकी मटेरियल इधर था तो इधर मुड़ गया, यहाँ पे ओपनिंग था तो बाकी चीज कहाँ रहा होगा, बाकी इसके इधर रहा होगा, तो लाइट इस तरीके से मुड़ गया। इस तरीके से पहचानोगे, ये जुगाड़ मेथड है पहचानने का। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी शैडो छोटी बनने की टेंडेंसी होगी, कोई खुली जगह या ओपनिंग आ जाती है, सिल्क टाइप का चीज आ गया, तो वहां पे ज्यादा इलाके को वो क्या करेगा, इल्यूमिनेट करेगा। समझ में आया कि नहीं ये? यस सर आया। और स्क्रीन को तुम कितनी दूरी पे रखो? स्क्रीन को जैसे मान लो यहीं पे हम लेते हैं एक एग्जांपल, समझना इस चीज को। जैसे यहाँ पे हम कहीं स्क्रीन रखे हुए हैं, एक स्क्रीन यहाँ पे है और इसी स्क्रीन की पोजीशन एक यहाँ ए बी पे रखते हैं और एक ए डैश बी डैश पे रखते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और लाइट वेव इससे आके टकरा रही है, ये टकरा रही है और यहाँ से ऐसे बेंड करके यहाँ से इस तरीके से बेंड करके इस पे चली गई और यहाँ से आई टकरा के इस तरीके से बेंड करके ये चली गई।
अब ये डिफ्रैक्शन फिनोमेनन तुमको AB पे तो ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर रखोगे तो ये ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जितनी लेंथ इसकी होगी ऑप्टिकल की होगी उसमें उतना ही लेंथ आएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस तो जहां पे डिफ्रैक्शन हो रहा है और वहां से कुछ दूर तक वेव और रे दोनों, जैसे रे ऑप्टिक्स को माने तो रे कैसे चलता है, रे मुड़ता है कि रे सीधे चलता है? लाइट रे यहाँ आएगा वो सीधे चलेगा ना, इस तरीके से ये सीधे चलेगा। यस सर। तो कुछ हद तक कुछ डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, वहां पे रे के हिसाब से अलग मेजरमेंट आएगा और वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से अलग मेजरमेंट आएगा। जो लोग CBSE वाले NCERT किताब पढ़े होंगे उसमें एक टॉपिक पढ़ना है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो ये कहाँ पे हम स्क्रीन AB पे रखेंगे कि AB डैश पे रखेंगे, वहां पे हमें ये डिफ्लेक्शन फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा। इस फिगर में क्या दिख रहा है, कहाँ पे ऑब्जर्व होगा, A डैश B डैश पे कि AB पे? AB पे। AB पे ना। अगर हम A डैश B डैश पे रखेंगे तो ये हो तो रहा होगा, लेकिन हमको ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। नॉर्मल हम अपने नेकेड आई से देखेंगे तो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है कि कितनी दूरी पे जाके हमको ये फिनोमेनन ऑब्जर्व होगा। तो एक रफ है, इसमें कोई तुम इसको बिल्कुल फार्मूला मत मानना, एक रफ आइडिया दिया गया है कि जैसे मान लो यहाँ पे इसकी साइज कितनी है, इसकी साइज अगर D है, किसकी, ऑप्टिकल की जो लेंथ है D है, और जो डिफ्रैक्शन करा रहा है, और यहाँ जो लाइट की वेवलेंथ आ रही है लैम्डा आ रही है, तो यहाँ से अगर हम AB की बात करें या फिर इस स्क्रीन की बात करें, ये स्क्रीन तुम CD मान लो, जहां से ये डिफ्रैक्शन होना शुरू हो गया, तो ये जो x दूरी है, मतलब ऑप्टिकल पे जो इसकी दूरी x है, इस x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू d² बाई 4 लैम्डा के इक्वल होगी, उसी के बाद जाके हम क्या करेंगे, इस डिफ्रैक्शन फिनोमेनन को हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये आइडिया तुमको देता है कि कितनी, मतलब जो ऑप्टिकल है उससे कितनी दूर पे स्क्रीन रखने पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व हो पाएगा। यहां तक ठीक है? यस सर। ओके। अब लैब में जो डिफ्रैक्शन किया गया, लैब में देखो ये फिनोमेनन जो था, इंटरफेरेंस फिनोमेनन से पहले लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया था, लेकिन चूंकि यंग डबल स्लिट के इंटरफेरेंस फिनोमेनन से पहले लाइट को वेव नहीं माना जाता था, लाइट के वेव के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं थी। लेकिन जब इंटरफेरेंस का थ्योरी आ गया, उसके बाद से इस फिनोमेनन को भी लोग अपने अपने जगहों पे जहां पे थे करने लगे, और उसमें से दो साइंटिस्ट का जो डिफ्रैक्शन फिनोमेनन है उनको ही सबसे अधिक रिकॉग्निशन मिला, दो साइंटिस्ट का। तो डिफ्रैक्शन जो है हम लोग जो पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक में, वो वेल रिकॉग्नाइज्ड डिफ्रैक्शन दो साइंटिस्ट का ही है। एक का नाम है फर्सनल, जो फर्सनल बाइप्रिज्म वाले फर्सनल है वो, और दूसरा है फ्रैनहोफर। फ्रैनहोफर कौन था, नाम सुना कि नहीं फ्रैनहोफर का? हम ही कितनी बार बोल चुके हैं। फ्रैनहोफर वो साइंटिस्ट था जिसने लैब में सबसे पहली बार लाइट की रफ्तार को पता किया था, कि लाइट जो है एक्सपेरिमेंटली निकाला था कि लाइट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको दुनिया को बताने वाले जो शख्स थे उनका नाम था फ्रॉनहोफर। ये था। तो इन्होंने जो डिफ्रैक्शन फिनोमेनन किया, एक इस फिनोमेनन को और एक फ्रेस्नेल ने जो किया, ये इन दोनों साइंटिस्ट के डिफ्रैक्शन पैटर्न को काफी रिकॉग्निशन मिला। और सबसे अजीब बात थी, दोनों साइंटिस्ट जो थे उनकी डेथ 40 साल के उम्र में ही हो गई थी। जिन्होंने लाइट पे काफी ज्यादा काम किया, तो एक कोइंसिडेंट था कि इन दोनों का डेथ आई थिंक एक ही ईयर में, दोनों की उम्र जब 40 या 39 ईयर थी तो हो गया था। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसका तो कोर्स कंटेंट से कोई लेना नहीं है, बस हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है। तो हमें जो डिफ्रैक्शन पढ़ना है उसमें से इसमें मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रॉनहोफर का डिफ्रैक्शन।
बट सीबीएसई में कई बार नोट के तौर पे पूछ देता है कि कितने तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं, उसमें फ्रंटल डिफ्रैक्शन क्या होता है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बस फॉर इंफॉर्मेशन और छोटे से क्वेश्चन के पर्पज से इसको हम बता रहे हैं कि अगर कभी पूछ दे क्वेश्चन की कि डिफ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, उसमें से फ्रंटल क्या होता है, फ्रॉनहोफर क्या होता है, उसके बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं इसमें देयर आर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला टाइप जो है इसमें फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और दूसरा है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ये सब तुमको वेव थ्योरी में बताया नहीं बताया गया? तो ये चीज वेव थ्योरी में बताई गई कि नहीं? नहीं सर। चलो एक मिनट होल्ड करना। तो देखो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। देखो पर्सनल डिफ्रैक्शन किसको बोलते हैं समझ लो इसको। अब डिफ्रैक्शन के लिए जो इस्तेमाल किया गया, इंटरफेरेंस के लिए दो स्लिट इस्तेमाल किया गया, डिफ्रैक्शन के लिए जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें क्या किया गया कि जैसे मान लो सोर्स है, ये क्या है सोर्स जहां से लाइट निकल रही है, ये सोर्स है और ये डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है, बीच में ये क्या है जो लाइट को डिफ्रैक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या है, ये समझ लो यहाँ पे एक डिफ्रैक्टिंग डिवाइस है जिसमें एक सिंगल स्लिट बना हुआ है। तो ये है डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, डिवाइस फॉर एग्जांपल सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट। और भी डिफ्रैक्टिंग डिवाइस हो सकते हैं। तो हमें जो लैब में इजीली मिल जाता है सिंगल स्लिट मिल जाता है। और यहाँ पे स्क्रीन है, ये क्या है स्क्रीन। बस एक लाइन में समझाएंगे। इसकी दूरी अगर x है, सोर्स से इसकी दूरी, और इसकी दूरी क्या है y है। पर्सनल डिफ्रैक्शन में x एंड y क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट किसके लिए, पर्सनल के लिए। एंड फ्रॉनहोफर में x एंड y क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। बस यही फर्क है। पर्सनल एंड फ्रॉनहोफर में यही फर्क है कि एक में एक्स वाई क्या होगा, फाइनाइट होगा, और दूसरे में एक्स वाई क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। समझ में आया? यस सर। तो जब फाइनाइट होगा तो क्या होगा और इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा। जब इनफाइनाइट होगा, देखो जब ये सोर्स इस डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से काफी दूर होगा तो सोर्स से जो भी रेज निकल के आ रही होंगी या सोर्स से जो भी वेव फ्रंट निकल के आ रहा होगा, यहाँ डिफ्रैक्टिंग डिवाइस पे आते आते वो कैसा हो जाएगा, डिफ्रैक्टिंग डिवाइस के नजदीक आते आते वो वेव फ्रंट कैसा हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। यस सर। प्लेनर हो जाएगा। या कह लो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रेज लेते हैं तो सारे के सारे रेज पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। और फिर यहां से जब मान लो हम सिंगल स्लिट की बात करते हैं तो वेव फ्रंट, ये जैसे मान लो यहाँ पे सिंगल स्लिट है और वेव फ्रंट कोई आके टकराया, इतना पार्ट तो रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा और इतना पार्ट आगे बढ़ेगा। तो ये पार्ट अब क्या करेगा, ये सब सेकेंडरी वेव की तरह काम करेगा। अब ये स्क्रीन से काफी दूर पे है तो यहाँ से भी जो भी वेव निकलेंगे वो स्क्रीन पे पहुंचते पहुंचते सबके सब प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम रेज ले लेते हैं तो जो भी रेज यहां से निकलेगा सब के सब पैरेलल, जो भी रेज निकलेंगे वो स्क्रीन के लिए पैरेलल रेज की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आया? यस सर। तो क्या डिफरेंस होगा पर्सनल में और क्या डिफरेंस होगा फ्रॉनहोफर में, ये क्लियरली बता दिए हैं कि पर्सनल हम लिख देते हैं आगे, इस चीज को लिख देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हैं, लिख लेना इसको
कि लिखेंगे इन पर्सनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इन पर्सनल क्लास ऑफ diffraction, the source of light and screen are at finite distance from the diffracting सोर्स, जो उसको डिफ्रैक्ट कर रहा है। डिफ्रैक्टिंग सोर्स में क्या हो सकता है, या तो ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर स्मॉल ओपनिंग हो सकता है। किसमें? पर्सनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में। बट इन केस ऑफ फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, इसमें क्या हो जाएगा, द सोर्स एंड स्क्रीन आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, मतलब काफी दूर पे होगा, डिस्टेंस फ्रॉम डिफ्रैक्टिंग सोर्स, वही ऑब्जेक्ट या अपर्चर और ओपनिंग। हमें जो पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है क्योंकि ये पर्सनल इसी का स्पेशल केस हो जाएगा। जब x एंड y की वैल्यू हम फाइनाइट डाल देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ओके, तो सही बैक वाला पेज की जगह। नेक्स्ट क्लास में, आज का टाइम तो खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पर्सनल क्लास ऑफ फ्रॉनहोफर क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। सर इससे पहले वाला भी जिसमें वो था कि कितना दूरी होना चाहिए वो। अच्छा, ये सर ये वाला। तो एक बार एनसीईआरटी से डिफ्रैक्शन को रीड कर लेना, अच्छे समझ में आएगा। जब पढ़ोगे तो पढ़ने में कुछ कंफ्यूजन तुमको होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में फर्क होता है। तो यहाँ जो हम जो बातें बताते हैं उसमें कुछ बात कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, लेकिन जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो एक बार हो सके तो रीड कर लेना, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। इसको हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास नहीं तक। सर वो सबसे पहला वाला पेज लगा दीजिए ना, जो अभी लिखवाए। ये फर्स्ट पेज यही है। नो सर, जो अभी लिखवाए हैं वो वाला, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। ये रहा।